शुरुआत कर देते हैं और राउंड 2 के लिए जो सवाल सुधांशु जी मेरा आपसे यह है कि क्या 27 साल का वनवास शीश महल खत्म कर देगा? समय अब शुरू होता है। देखिए, 27 साल का वनवास बिल्कुल पूरी तरह खत्म होगा। ये मारीच बनकर कोई भी आने की कोशिश करे वो उसमें बाधा नहीं बन पाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे और अभी जो हिंदू धर्म के बारे में बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहूंगा, जिन लोगों को कमल खतरनाक नजर आता हो, वो कमल जो भगवान शंकर पे चढ़ाया जाता है, वो कमल जो भगवान बुद्ध मणिपद्म कहा जाता है, जो वो कमल जिसपे भगवान महावीर उत्पन्न होने के बाद सबसे पहले चले तो कमल खिलते चले गए, वो कमल हम सब चाहते हैं ना कि सबके पास नॉलेज आए तो माता सरस्वती की कृपा रहे। हम सब चाहते हैं ना सबके पास प्रॉस्पेरिटी आए तो माता लक्ष्मी की कृपा रहे। सरस्वती जी भी कमल पे विराजती हैं और लक्ष्मी जी भी कमल पे विराजती हैं। जितना कमल खिला रहेगा उतना जो है ये देश आगे बढ़ता रहेगा। मगर मैं इनके चुनाव चिन्ह का अपमान नहीं करता। झाड़ू भी हमें सिखाती है। झाड़ू क्या सिखाती है? झाड़ू की एक एक तीली अलग कर दीजिए, तोड़िए, फट से टूट जाएगी, और अगर जोड़ के रखिए तो नहीं टूटेगी। यानी झाड़ू सिखाती है एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। इसीलिए समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। और दूसरा यह सिखाता है कि कमल तो अपने आप खिलता है भगवान के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, मगर झाड़ू के लिए पंजे की जरूरत होती है। और आप देखिएगा कोई भरोसा नहीं है। पहले एक दूसरे के साथ थे, आज एक दूसरे के खिलाफ है, और फिर अगर जरूरत पड़ गई तो फिर एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। कांग्रेस और इनका रिश्ता जानते क्या है? मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। ठीक है, राउंड 2 के लिए आपसे अब मेरा संजय जी सवाल है, कथनी और करनी में फर्क क्या इन चुनावों में आप पर भारी पड़ रहा है? देखिए, मैं इनके कमल चुनाव निशान पे 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कमल के फूल कीचड़ में डूब चुके हैं। मान्यवर, आप किन सिद्धांतों, किन विचारों को लेके आए थे और आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? आपकी पार्टी का नाम बदल के बड़का झूठा पार्टी रख देना चाहिए। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, झूठ बोला। 15 लाख देने का वादा किया, झूठ बोला। किसान के फसल का दाम 2 गुना करने का वादा किया, झूठ बोला। इन्होंने कहा 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, झूठ बोला। अग्निवीर योजना लाके 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, कह रहे हैं 17 साल में जवान बन जाओ, 21 साल में रिटायर हो जाओ। किसी के घर में कोई पहुंचेगा, बाबूजी से पूछेगा बाबूजी क्या करते हैं, बोले हम तो नौकरी करते हैं। बेटवा क्या कर रहा है? बेटवा रिटायर हो गया। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा रिटायर हो गया। इनके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भतीजे जैसा, जिनको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो बीसीसीआई के चेयरमैन बनेंगे। और हमारे घर का किसान का बेटा वो 50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में और -50 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में ड्यूटी करेगा। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। बीजेपी के सांसदों को बनाइए, आप उनको भी शामिल कीजिए, उनको भी 4 साल की नौकरी दीजिए। देश के प्रधानमंत्री 75 साल की उम्र में उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, और हमारे किसान का बेटा नौकरी मांगने जाएगा, पटना में लाठी खाएगा, लखनऊ में लाठी खाएगा, दिल्ली में लाठी खाएगा। आप हर जगह नौजवानों को टारगेट कर करके मार रहे हैं। एक वादा इनकी पार्टी का बता दीजिए जो इन्होंने पूरा किया हो। हाँ, एक ही काम किया, दिन रात अपने दोस्त अडानी को मजबूत करने का काम किया, हिंदुस्तान से लेके बांग्लादेश तक। चल झूठा। समय समाप्त। अब राउंड 3 की शुरुआत कर लेते हैं। राउंड 3 का जो सवाल सुधांशु जी आपसे मैं पूछने जा रही हूं वो ये, राजधानी दिल्ली में रोहिंग्या किसकी देन है? समय अब शुरू होता है। ये तो आपने बड़ा अच्छा और फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए, मैं सिर्फ फैक्ट कोट कर रहा हूं। 2006 में कांग्रेस के गृह मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी सदन के पटल पे बोल चुके हैं कि इस देश में 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। सेकेंड पॉइंट, 2006 में असम के राज्यपाल ने यह कहा है कि 5,000 बांग्लादेशी हर दिन भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट, आईएमडीटी एक्ट था, आपको शायद पता हो। आईएमडीटी एक्ट ऐसा खतरनाक एक्ट कांग्रेस ने बनाया था कि अगर कोई घुसपैठिया आ गया है तो वो घुसपैठिया है ये साबित करना आपकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं कि वो भारत का नागरिक है साबित करे। उसके
बेशर्मो शर्म करो शर्म। के खिलाफ हमारे नेता सर्बानंद सोनोवाल कोर्ट गए, उसको क्वेश्चन करते समय सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि दिस अमाउंट्स टू एक्सटर्नल एग्रेशन ओवर इंडिया। अब हमारी सरकार आने के बाद क्या हुआ? हमारी सरकार आने के बाद सबसे बड़ा अंतर जानते क्या हुआ? जो लोग कहते हैं, अब पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को तो पता होना चाहिए, भारत का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ही नहीं था, बांग्लादेश के साथ सीमा ही निर्धारण नहीं थी। एक गांव आधा बांग्लादेश में और आधा भारत में था। हमने पहले उसका निर्धारण 2016 में किया, उसके बाद वहां फेंसिंग शुरू की है पाकिस्तान की बाउंड्री की तरह। 80% फेंसिंग पूरी हो चुकी है। अब अंदर आने के लिए रास्ता बंद हो गया है। जो अंदर है, जब उनका चिन्हित करने की बात आती है तो इस दिल्ली में शाहीन बाग हो जाता है। और यही इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी आके कहते हैं शाहीन बाग मेरे दिल में है। और इनका वही वाला विधायक जिनका की बेटा भी फटफटिया चलाते हुए पकड़ा गया था, वो अमानतुल्लाह खां आके शाहीन बाग के साथ आके खड़े होते हैं। तो पूरे देश को पता है कि कौन घुसपैठियों के साथ है, कौन घुसपैठियों के खिलाफ है। तो एक लाइन बोलता हूं, ये शब्दशः किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल कर रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। अब रोहिंग्याओं को लेकर राउंड 3 में आपसे भी मेरा ये सवाल है। बीजेपी रोहिंग्याओं की बात करती है, रोहिंग्याओं को आप पूर्वांचली वोटर से क्यों जोड़ देते हैं? समय अब शुरू होता है। देश के सदन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने यूपी, बिहार, पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या कहा, घुसपैठिया कहा, बांग्लादेशी कहा। और दिल्ली में रहने वाले 30-30, 40-40 साल के जो बिहार, यूपी के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, इनकी जमानत जब्त करके इस बार इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। पहली बात। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या यहां पे बाइडेन का राज चल रहा है 10 साल से? ओबामा देश के प्रधानमंत्री हैं, ट्रंप देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की। अगर 10 साल से 2.5 करोड़ में 2.5 घुसपैठिया आपने भगाया तो नाम बताइए। आप नाम बताइए। आप कह रहे 2006 में आपके पास डाटा आ गया था, 10 साल से आप उसको देख के इंतजार कर रहे थे। आपने बसाया है पूरे देश में बांग्लादेशियों को। आप मुझे बताइए, एक बांग्लादेशी आसाम पार करके, त्रिपुरा पार करके, बंगाल पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके दिल्ली कैसे आ गया? भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं और जब 50 साल पूरे होते हैं बांग्लादेश की आजादी के, तो कहते हैं मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैंने आजाद कराया बांग्लादेश, मैं जेल गया था बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए। और अपने दोस्त अडानी को भारत की बिजली चुरा के झारखंड से ठेका दे रहे हैं हजारों करोड़ों का बांग्लादेश को। और मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, आज बोलिए पूरे देश के सामने कि अडानी का ठेका कैंसिल होना चाहिए वहां पे। आप बोलिए पूरे देश को। अभी हजारों टन चावल आपने बांग्लादेश को भेजा है। जब वहां पे हिंदू मारे जा रहे हैं, आप उनको बांग्लादेश को चावल सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। आपके दोस्त अडानी जाके वहां पे बिजली का ठेका, हजारों करोड़ों का व्यापार करेंगे। आप उनसे व्यापारिक रिश्ते बनाएंगे, शेख हसीना को यहां पे बिठाएंगे, घुसपैठियों को यहां बसाएंगे। खुद लिखेंगे आपके अर्बन मंत्री कि बक्करवाला कॉलोनी में, ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बांग्लादेशियों को आपने बसाया है। प्रमाण। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? चलिए राउंड 3 यहीं पर खत्म होता है। राउंड 4 की आइए शुरुआत करते हैं। और राउंड 4 के लिए सुधांशु जी आपसे मेरा सवाल यह है कि दिल्ली में बिन दूल्हे की बारात किसकी है? समय अब शुरू होता है। वो भी बताता हूं, पहले मैं इनको बता दूं, ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने एनआरसी का विरोध किया था। जो हमने कहा आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन घुसपैठिया है, छाती पीट के खड़े हो गए थे आके। इसलिए मैं ये भी बताना चाहता हूं, और आप तो पढ़े लिखे हैं, और ये सिर्फ राज्यसभा सांसद नहीं है, ये नेता सदन है आम आदमी पार्टी के। और आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि वो सबसे पढ़े लिखे हैं। तो ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश में आप कह रहे हैं मैं किसी बिजनेस हाउस का पक्ष नहीं ले रहा हूं, दूसरा कंपटीटर कौन था? कंपनी का नाम बताइए। चाइनीज कंपनी बांग्लादेश में पावर एग्रीमेंट के लिए किसकी मदद करना चाहते हो बताओ? मैं साफ पूछना चाहता हूं। इंडियन कंपनी के खिलाफ खड़े होते हैं और विदेशी कंपनियों के साथ खड़े होते हैं। यह आज से नहीं, हमेशा से। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, आज तक कभी भी किसी इन लोगों ने किसी विदेशी कंपनी की खिलाफत की हो? ये इंडी गठबंधन वाले किसके साथ खड़े रहते थे? एंडरसन के साथ 84 में खड़े थे, यूनियन कार्बाइड के साथ, उसके बाद हॉविट्जर के साथ, उसके बाद बोफोर्स के साथ, उसके बाद हिंडनबर्ग के साथ, उसके बाद बीबीसी के साथ। हमेशा विदेशी कंपनियों के खिलाफ खड़े रहते हैं क्योंकि इनके दिल में। और दूल्हे के ऊपर बताना चाहता हूं, क्या चीज? अच्छा, काउंटर सवाल भी लेंगे, पहले कंप्लीट करिए। दूल्हे पे मैं कहना चाहूंगा, कोई आदमी कभी कभी ज्यादा हड़बड़ी में होता है,
उसको पता ही नहीं रहता। पहली बात तो यहाँ सीएम कोई और है और चेहरा कोई और है, क्योंकि उनको रोग लग गया। जिनके साथ थे वहां पहले पीएम कोई और होता था, सुपर पीएम कोई और होता था, यहाँ सीएम कोई और है, सुपर सीएम कोई और है। तो मैं कहना चाहता हूं इनके लिए वो पुराने गीत की इधर पंक्तियां जो थी, वो एक बार अभी कुछ ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी ना, कि कोई जाके इन्हें ये समझाए कि सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने साजन क्यों घोड़े पे सवार है। म्यूजिक